एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। ठीक है, मतलब ये अपना फंक्शन एंडोक्राइन में दिखाएगी और एक्सोक्राइन में दिखाएगी। पेनक्रियाज हमारा एक वाइटल ऑर्गन है। वाइटल ऑर्गन है मतलब हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ये जरूरी होता है। जैसे हमारा लीवर हुआ, हमारी किडनी हुआ, हमारा हार्ट हुआ, हमारा ब्रेन हुआ, लेकिन इस प्रकार से हमारा पेनक्रियाज भी। पेनक्रियाज के अगर हम स्ट्रक्चर देखते तो पेनक्रियाज की स्ट्रक्चर एक लीफ जैसी होती है, एक पत्ते के आकार की इसकी स्ट्रक्चर होती है। इसकी स्ट्रक्चर को अपने चार भागों के अंदर बांटा हुआ होता है। पहला भाग होता है इसका हेड, दूसरा होता है इसका नेक, तीसरा होता है इसका बॉडी, चौथा होता है इसका टेल। तो हेड, नेक, बॉडी एंड टेल, ये चार भाग हो गए थे पेनक्रियाज के। पेनक्रियाज के अंदर एक डक्ट पाई जाती है जिसे अपन बोलते हैं पेनक्रियाटिक डक्ट। ये जो पेनक्रियाटिक डक्ट होती है, इस डक्ट का काम होता है जो पेनक्रियाज के जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं उन हार्मोन्स को हमारे ब्लड में मिक्स करना बाय द ड्यूडेनम के द्वारा। यहाँ पे एक स्फिंक्टर पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ बॉडी और स्फिंक्टर से निकलती है। गॉल ब्लैडर से जो भी हमारा बिल्कुबिन होता है, बिल्कुबिन कहाँ आता है हमारे इस पेनक्रियाटिक डक्ट के अंदर आता है। पेनक्रियाटिक डक्ट के अंदर आता है, ये एक अनकंजुगेटेड फॉर्म के अंदर रहता है। अब जो पेनक्रियाज होता है इसके अंदर पाई जाती है बेटा मोस्ट ऑफ एसिनाल सेल्स पाई जाती है। यहाँ पे एसिनाल सेल्स पाई जाती है। ये जो एसिनाल सेल्स होती है ये काम एक्सोक्राइन ग्लैंड का, कौन सा काम करेगी? एक्सोक्राइन ग्लैंड का। एक्सोक्राइन ग्लैंड का काम करेंगे। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर क्या होता है? एक्सोक्राइन के अंदर हम इसका मेन फंक्शन होता है डाइजेशन का। क्यों डाइजेशन का? डाइजेशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि चार प्रकार के हार्मोन को सीक्रेट करता है। पहला होता है आपका एमाइलेज, लाइपेज है ना, दूसरा लाइपेज, प्रोटीएज, प्रोटीएज है ना, प्रोटीएज। ठीक है, प्रोटीएज के अंदर भी मैंने दो प्रकार के हार्मोन बताए थे आपको, काइमोट्रिप्सिन। ये जो हार्मोन है ये आपके डाइजेशन में काम करते हैं। एमाइलेज में काम होता है फिर ये जो आपने कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने का। लाइपेज का काम होता है फैट को, और प्रोटीएज का काम होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम होता है। तो इस काम में ये हमारे जो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में होता है, हमारे जो एब्डोमेन है एब्डोमेन के पीछे की साइड में होता है ये। ठीक है, जो एब्डोमिनल की जो पोस्टीरियर वॉल है उसके पीछे की साइड में होता है पोस्टीरियर वॉल ऑफ एब्डोमेन। ठीक है, फिर कौन से एरिया के अंदर आएगा? लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिया, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिया किस के अंदर बताया था, और इधर के अंदर लेफ्ट और मिडल एपिगैस्ट्रिक रीजन के अंदर ही आता है। ठीक है, लेफ्ट एंड मिडल एपिगैस्ट्रिक रीजन के अंदर क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट के हिसाब से लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिया क्वाड्रेंट एंड मिडल रीजन के हिसाब से लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिया एंड एपिगैस्ट्रिक के अंदर आएगा। ठीक है, जब भी पेशेंट को पेनक्रियाटाइटिस का पेन होता है, शायद आपने पहले पढ़ा होगा पेनक्रियाटाइटिस तो पेन कहाँ आ रहा है? लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिया रीजन में या फिर एपिगैस्ट्रिक रीजन के अंदर आ रहा है होता है। ठीक है, अब इसकी जो सेल्स होते हैं मोस्ट ऑफ सेल्स कौन सी पाई जा रही है? एसिनाल पाई जाती है। लेकिन जो टेल वाला पार्ट होता है, टेल वाला पार्ट होता है फंक्शनिंग पार्ट बोलते हैं, टेल वाला पार्ट ये होता है आपका टेल वाला पार्ट में आपके पाए जाते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस, आइलेट्स ऑफ लैंगर का सेल्स पाई जाती है आपकी अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स एंड डेल्टा सेल्स एंड एक और सेल्स पाई जाती है आपके पेप्टाइड सेल्स, पेप्टाइड सेल्स। तो अल्फा सेल्स स्पेशली आपने सीक्रेट करते हैं उनका कौन सा? ठीक है, दूसरी जो बीटा सेल्स होती है सेल्स सीक्रेट करती है आपके इंसुलिन का, और ये जो सेल्स होती है
स्प्लेनिक एंड मेजेंट्रिक आर्टरी एंड वेन। स्प्लेनिक आर्टरी जो हमारी स्प्लीन को ब्लड की सप्लाई करेगी कोई सांस के अंदर, क्योंकि यहाँ पाया जाता है स्प्लीन पास के अंदर पाया जाता है, ठीक है। और इस साइड में क्या होती है इसके हमारे मेजेंट्रिक बोले तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डिविजन पार्ट होता है वो उसको सप्लाई करती है। दोनों साइड से इसको स्प्लेनिक एंड मेजेंट्रिक आर्टरी ब्लड की सप्लाई करती है। और वेनस रिटर्न होता है इसका स्प्लेनिक वेन एंड मेजेंट्रिक वेन के थ्रू। जो स्प्लेनिक होती है ये पोर्टल ऑफ वेन से निकलती है। पोर्टल ऑफ वेन सुना है आपका, 5 पोर्टल से मिलकर बनी होती है, तो ये स्प्लेनिक से निकलती है, ठीक है। नर्व सप्लाई सेम नर्व सप्लाई होती है इसके अंदर। आपको जो वेगस नर्व होती है, वेगस नर्व होती है और स्प्लेनिक नर्व इसके अंदर सप्लाई करती है, नर्व की सप्लाई। अब देखिए इनका मेन अपन ने पैंक्रियाज की डिस्कशन कर लिया था पहले भी और अभी बताया भी। अब अपन इसके एब्नॉर्मलिटीज के बारे में पढ़ाई करेंगे। एब्नॉर्मलिटीज में अपन पढ़ेंगे इसके, देखिए कोई भी हार्मोनल प्रॉब्लम होती है वो कोई डिसऑर्डर नहीं होता है, वो सिर्फ हमारी बॉडी का हार्मोन इम्बैलेंस होता है। मैंने आपको एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर यही बताया, अगर आपका हार्मोनल बैलेंस सही हो जाएगा तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली सही फॉलो में वर्क करने लग जाती है। तो ये जो पैंक्रियाटिक प्रॉब्लम्स होती है दो होगी आपकी, हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपोग्लाइसेमिया एंड हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपरग्लाइसेमिया को अपन बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में डीएम बोलते हैं। अपन डिस्कस करेंगे हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपरग्लाइसेमिया क्या होता है? हाइपर एक्टिविटी या फिर हाइपो में हाइपो एक्टिविटी, ठीक है। हम हमेशा ये पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो हाइपरग्लाइसेमिया में डायबिटीज मेलाइटस के अंदर अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए जो डायबिटीज मेलाइटस है, तो वर्ड डायबिटीज मेलाइटस डिराइव्ड फ्रॉम द टू डिफरेंट वर्ड्स। जो पहला जो वर्ड है डायबिटीज, ये वर्ड आया है आपके एक ग्रीक शब्द से, ग्रीक वर्ड सिफोन। क्या बताओगे आप? ग्रीक वर्ड सिफोन, जिसका मीन्स होता है यूरिन। और जो मेलाइटिस वर्ड है, मेलाइटस है, ये आया है आपके लैटिन वर्ड से, लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है हनी, हनी शहद, ठीक है। मीन्स डायबिटीज मेलाइटस को आप क्या बोल सकते हो? यूरिन हनी, हनी, ठीक है। हनी कैसा टेस्ट में मीठा होता है ना, तो इसको आप बता सकते हो स्वीट यूरिन, ठीक है। स्वीट यूरिन, स्वीट यूरिन आप इसको बता सकते हो। ये तो हमें इसका इंट्रोडक्शन की बात। अब देखिए डायबिटीज मेलाइटस की डेफिनेशन ये होती है कि डायबिटीज मेलाइटस एक क्रॉनिक कंडीशन होती है, इसके अंदर एबनॉर्मल या फिर इनसफिशिएंट सीक्रेशन या फिर इनएडेक्वेट प्रेजेंट ऑफ इंसुलिन। जब हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन का सीक्रेशन बंद हो जाता है या फिर हमारी बॉडी इतना अमाउंट के अंदर इंसुलिन सीक्रेट नहीं कर पाती है कि जितना हमारी बॉडी को आवश्यकता होती है, तो क्या होता है जब इंसुलिन सीक्रेट नहीं कर पाते तो हमारी बॉडी का जो ग्लूकागोन का जो लेवल होता है, एक इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, ये दोनों हार्मोन एक इक्विलिब्रियम में चलते हैं। इसमें चलते हैं इक्विलिब्रियम साम्य अवस्था के अंदर, मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ठीक है। अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, बढ़ेगा तो ये घटेगा नहीं, क्योंकि इंसुलिन का काम क्या होता है? इंसुलिन का एक फंक्शन होता है कि इंसुलिन मेन फंक्शन ये है कि आपकी सेल्स को ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन की मात्रा कम हो गई है तो आपकी सेल्स के अंदर ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, क्योंकि आपकी जो अल्फा सेल्स है ये तो रेगुलर क्या करती जा रही है? ग्लूकागोन का सीक्रेट करती
जाएगी। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, अगर आपकी बॉडी के अंदर सेल्स का जो इंसुलिन जो है इसकी कमी होने की वजह से अगर ये ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पा रही है तो बॉडी के अंदर किसका लेवल बढ़ेगा, ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देगा। तो आपको एक डेफिनेशन आगे, डेफिनेशन क्या होगी, फर्स्ट डेफिनेशन में आपको ये बताना है कि बॉडी के अंदर अगर इंसुलिन की मात्रा कम है या फिर इंसुलिन नहीं बन रहा है जिसकी वजह से हमारे टिश्यू ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है या फिर बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। एक तो ये डेफिनेशन आ गई। सेकंड डेफिनेशन ये होती है अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ना ड्यू टू द अनअवेलेबल ऑफ इंसुलिन, बॉडी के अंदर इंसुलिन की कमी की वजह से या फिर उसकी अनुपस्थिति की वजह से बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है। दोनों बातें एक ही है लेकिन दो डेफिनेशन में बताई गई है। अब इसके इटियोलॉजिकल फैक्टर देखिए, इटियोलॉजिकल फैक्टर की अगर हम बात कर देंगे किस कारण से ये हो सकता है। इटियोलॉजिकल फैक्टर के अंदर अपन देखते हैं सबसे पहला ये आता है हेरेडिटी, हेरेडिटी जन्मजात भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा आता है इसका ओबेसिटी, मोटापा, ठीक है। तीसरा होता है इसका सेडेंटरी लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, और व्यक्ति खाना खा रहा है, एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, सीधा ही खा के सो रहा है, ठीक है। लेक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से भी ये हो सकती है, क्योंकि जब तक एक्सरसाइज नहीं करेंगे, हम लोग घूमेंगे फिरेंगे नहीं, तो हमारी मसल्स को ग्लूकोज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब जरूरत नहीं पड़ेगी तो क्या हो जाएगा, हमारी ग्लूकोज जो बॉडी के अंदर ऑटोमेटिक ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। इंसुलिन का वहाँ पे सीक्रेशन कम होने लग जाता है। इंसुलिन का सीक्रेशन तभी होता है जब हम ज्यादा हाइपर एक्टिविटी करते हैं। हाइपर एक्टिविटी करते हैं तो क्या होता है, उस दौरान हमारी बॉडी के अंदर एटीपी की या एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमारा जो इंसुलिन है ग्लूकोज को वहाँ पे एब्जॉर्ब करता है। जैसे मैं हाथ हिला रहा हूँ, उस हाथ हिलाने में मेरे बहुत सारी ग्लूकोज काम आ गई। इंसुलिन ने क्या किया, यहाँ पे ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लिया है, ठीक है। हम चलते हैं, दौड़ते हैं, बोलते हैं, तो हर जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। वो एनर्जी कहाँ मिलती है, कहाँ से मिलती है, हमें ग्लूकोज के थ्रू ही मिलती है। जब ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर नहीं मिल पाएगा तो क्या हो जाएगी, हमारी बॉडी एकदम डल हो जाती है, बिल्कुल हमें थकान सा महसूस होने लगता है। इसीलिए जो डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं उनको बहुत जल्दी थक जाते हैं, क्यों, टिश्यू होते हैं उनको प्रॉपर ग्लूकोज नहीं मिल पाता है। क्यों, क्योंकि उनका इंसुलिन प्रॉपर तरीके से सीक्रेट नहीं होता है। इसमें आगे इसके बाद में देखिए सेडेंटरी लाइफस्टाइल के बाद में आता है आपका कुछ क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में। जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर के अंदर आता है आपका डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये दो सिंड्रोम आते हैं इसके अंदर। इसके अलावा कुछ मेडिसिन होती है, मेडिकेशंस, जैसे कि कोई पेशेंट स्टेरॉइडल थेरेपी पे है, स्टेरॉइड जो मेडिसिन होती है, स्टेरॉइड मेडिसिन की वजह से भी हमारी बॉडी का ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि स्टेरॉइड क्या हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून को सप्रेस करने का काम करता है, ठीक है। एक इसके अंदर ऑटो इम्यून डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब है कि हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ कर लेती है। जैसे कि पेंक्रियाज के अंदर कोई ऑटो इम्यून प्रॉब्लम हो गई तो वो क्या करेगी, यहाँ की जो लेंगर हैं, जो आइलेट्स ऑफ लेंगर्स होते हैं उनको वो एंगल्फ करना शुरू कर देगी, ठीक है। पेंक्रियाटिक प्रॉब्लम्स के अंदर आ जाते हैं। पेंक्रियाटिक प्रॉब्लम्स कौन कौन से हो सकती है, पेंक्रियाटिक प्रॉब्लम्स के पेंक्रियाटाइटिस इज नोन एज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेंक्रियाज, ठीक है। पेंक्रियाटाइटिस हो गया, पेंक्रियाटिक ट्यूमर हो गया, पेंक्रियाटिक ट्यूमर आता है। इसके अलावा आपके एबनॉर्मल या फिर किसी प्रकार का ट्रॉमा भी आ सकता है, ठीक है। पेंक्रियाज में चोट लग गई है,
किसी ने मुक्का मार दिया, चाकू डाल दिया पीठ में से आगे, तो वो चोट लग सकती है। हो सकता है कि आपका जो पेंक्रियाज का जो लास्ट वाला जो टेल वाला पार्ट है वो कट गया हो, उसकी वजह से भी इंसुलिन का सीक्रेशन कम हो सकता है। बाद में अपन डिस्कस करते हैं इसके टाइप्स की। जनरली 3 प्रकार का होता है। अगर हम टाइप्स की बात करें तो जनरली 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट टाइप है इसका टाइप फर्स्ट, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस या फिर जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटस। दूसरा टाइप है आपका नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, या फिर इसको आप बोलोगे एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। ये जो फर्स्ट टाइप ये होता है मोस्टली हेरेडिटी की वजह से, किसी वजह से 4 लोगों के अंदर पाया जाता है। ठीक है, होता क्या है इसके अंदर एक ऑफ इंसुलिन या फिर सिजेशन ऑफ इंसुलिन। इसके अंदर पेशेंट के बॉडी में या फिर जो बच्चा है उसके अंदर इंसुलिन कम होता है या फिर बनता ही नहीं है, दोनों कंडीशन इसके अंदर पाई जाएगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, इस पेशेंट को आर्टिफिशियल इंसुलिन प्रोवाइड कराते हैं। आर्टिफिशियल इसके अंदर इंसुलिन अपन ने प्रोवाइड कराया, इसीलिए अपन ने इसको क्या बोला है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। मतलब ये अंदर पेशेंट किस पे डिपेंड हो जाएगा, पूरा का पूरा इंसुलिन के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। ठीक है, जो सेकंड टाइप होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, ये होता है आपके एक्वायर्ड कॉजेज पे। इसकी वजह से होगा एक्वायर्ड कॉजेज। एक्वायर्ड कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं आपके, मैंने बताया आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई, किसी प्रकार के पेंक्रियाटिक की प्रॉब्लम हो गई, किसी पर ओबेसिटी हो गई, ओबेसिटी के बाद में आपके पेंक्रियाज के अंदर ट्यूमर हो गया है, लैक ऑफ एक्सरसाइज हो गई है, ज़्यादा फास्ट फूड खाने की वजह से भी होता है। और ये जो डायबिटीज मेलाइटस है ये मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम होती है आज के अभी के टाइम में। ये हर सेकंड व्यक्ति इसका अफेक्टेड हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो आज व्यक्ति एक्सरसाइज पे, अपनी हेल्थ पे बहुत कम फोकस कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा हो रही है। तीसरा था गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस सिर्फ और सिर्फ प्रेग्नेंट महिलाओं में ही मिलता है, सिर्फ और सिर्फ प्रेग्नेंट महिलाओं में ही मिलता है। क्यों होता है बेटी, जब महिला प्रेग्नेंट होती है, तो एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसके जो प्लेसेंटा होती है एक हार्मोन सीक्रेट करती है, उसे बोलते हैं वुमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन। ठीक है, ये क्या करता है, आपका जो इंसुलिन रिसेप्टर होते हैं, इंसुलिन रिसेप्टर्स को ये क्या कर देगा, ब्लॉक कर देता है। इंसुलिन रिसेप्टर्स का काम होता है बॉडी के अंदर इंसुलिन को प्रोडक्शन को एनहेंस करना। ठीक है, तो ये उसको ब्लॉक कर देता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। क्यों करता है, क्योंकि इंसुलिन का काम होता है सेल से ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करना। अब एक प्रेग्नेंट मदर है, एक प्रेग्नेंट मदर की बच्चे की बॉडी, बच्चा अंदर वूम्ब में उसके ग्रो कर रहा है, अगर यहाँ पे इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा चली जाएगी उस मदर के बच्चे के अंदर, इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा चली जाएगी तो बच्चे का जो ग्रोथ है वो क्या हो जाएगा, सीज्ड हो जाएगा, ग्रोथ रुक जाएगी। ग्रोथ इसलिए रुकती है क्योंकि उसकी ग्लूकोज की मात्रा बॉडी में कम हो जाएगी। ग्लूकोज की मात्रा अगर कम हो गई तो क्या हो जाएगा, उसकी बॉडी ग्रो नहीं कर पाएगी। इसीलिए जो बेबी होता है डायबिटीज मेलाइटस वाली, जो गेस्टेशनल डायबिटीज वाली का, तो उसका बेबी कैसा रहेगा, हाइपरग्लाइसेमिक रहेगा। ठीक है, उस बेबी को क्या होगा, हाइपरग्लाइसेमिया एंड हाइपरबिलिरुबिनेमिया। आपके एग्जाम के अंदर के एक गेस्टेशनल डायबिटीज मदर या फिर एक डायबिटीज मदर है तो उसके बेबी को कौन किस प्रकार का डायबिटीज रहेगा, हाइपोग्लाइसेमिया रहेगा या फिर हाइपरग्लाइसेमिया रहेगा। तो आपको क्या, हाइपरग्लाइसेमिया एंड हाइपरबिलिरुबिनेमिया। ठीक है, तो ड्यू टू etiological factor, ड्यू टू etiological
जितने भी इटियोलॉजिकल चैप्टर थे उन सब की कृषि क्या होता है? इंसुलिन लेवल, ठीक है। डिस्चार्ज बोले थे आगे डिक्रीज इंसुलिन लेवल, ठीक है। जब बॉडी के अंदर इंसुलिन का लेवल डिक्रीज होगा तो इसकी वजह से क्या होगा? डिक्रीज एब्जॉर्प्शन टिश्यू, बाय एब्जॉर्प्शन ग्लूकोज इन सेल। तो सेल से उनके अंदर ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। इसकी वजह से क्या? इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है, ठीक है। ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है तो इस टर्म को क्या बोलते हैं अपन ने? हाइपर ग्लाइसेमिया। बॉडी के अंदर हाइपर ग्लाइसेमिया हो गया। हाइपर ग्लाइसेमिया की जो थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है 180 mg/dl होती है। 180 mg/dl जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है, मतलब अगर किसी व्यक्ति के अंदर 180 mg तक भी ब्लड शुगर लेवल रहता है तो उसका यूरिन के थ्रू शुगर नहीं निकलेगा, ठीक है। और देन अगर 180 से ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? उसके यूरिन के थ्रू शुगर निकलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए हाइपरग्लाइसेमिया हो गया। हाइपरग्लाइसेमिया होने के बाद में क्या होता है? आपकी जो बॉडी है, बॉडी क्या करती है? हाइपरग्लाइसेमिया को कम करने के लिए तो डिक्रीज हाइपरग्लाइसेमिया या फिर टू डिक्रीज ग्लूकोज लेवल टू फॉर्म एक्सेस यूरिन, टू डिक्रीज ग्लूकोज लेवल टू फॉर्म एक्सेस यूरिन। बहुत ज्यादा क्या करने लग जाएगी? वो यूरिन का फॉर्म करने लग जाएगी। आपकी जो किडनी है, किडनी बहुत ज्यादा यूरिन का फॉर्मेशन करने लग जाएगी तो इस तरह को क्या? पॉलीयूरिया हो गया। यहाँ पे इस बॉडी के अंदर क्या हो रहा है? ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा है, यूरिन निकल रहा है जिस कंट्री के अंदर डिक्रीज वाटर लेवल। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपका यूरिन ज्यादा निकल रहा है तो बॉडी के अंदर वाटर का लेवल कम हो रहा है। इसके वजह से क्या हो रही है? जो माउथ है, जो मुंह है, मुंह हो जाएगा आपका ड्राई माउथ एंड स्किन, केसेस के अंदर डिहाइड्रेशन होने के चांसेस होते हैं। लेकिन क्या होता है कि इस कंडीशन में जब किसी पेशेंट का मुंह सूखा होता है तो पेशेंट क्या करता है? बार बार पानी पीता है। इस पॉलीडिप्सिया, क्या बोलोगे आप? पॉलीडिप्सिया के बाद में क्या? जब आपके टिश्यू को प्रॉपर तरीके से ग्लूकोज नहीं मिल रहा है तो टिश्यू क्या हो रहा है? कमजोर हो रहा है। टिश्यू को ग्लूकोज की जरूरत हो रही है, ठीक है। जब उसको ग्लूकोज चाहिए तो वो क्या करेगा? रखेगा ना। तो उसको जो नीड हो रही है, उसकी जो नीड पूरी करने के लिए, फैटिगनेस को पूरा करने के लिए वो क्या करेगा? एक्सेसिव ईटिंग करेगा। एक्सेसिव ईटिंग इसको बोलते हैं अपन ने पॉलीफेजिया। अब देखिए यहाँ पे आपकी बॉडी में क्या हो रहा है? हाइपरग्लाइसेमिया हो रहा है ना। हाइपरग्लाइसेमिया हो रहा है तो थ्रेशोल्ड वैल्यू 180 है, 180 से ज्यादा ये जा रहा है तो बॉडी क्या करने लग जाएगी? आपकी जो रीनल ट्यूब्यूल है, रीनल ट्यूब्यूल्स का काम होता है ब्लड को फिल्टर करने का, है ना। ब्लड को फिल्टर करने का, ब्लड के अंदर जो भी कंपोनेंट होते हैं उनको रीएब्सॉर्ब करने का। जब ब्लड के अंदर शुगर का लेवल 180 से ज्यादा चला जाएगा तो वो क्या करने लग जाती है? आपकी रीनल ट्यूब्यूल्स एक्सक्रीट द ग्लूकोज लेवल, ठीक है। एक्सक्रीट द ग्लूकोज लेवल। इस टर्म ग्लाइकोसूरिया, क्या बताओगे आप? ग्लाइकोसूरिया आपको समझ में आ गया? अब देखिए ग्लाइकोसूरिया आ गया, पॉलीडिप्सिया आ गया, पॉलीफेजिया आ गया, पॉलीयूरिया आ गया।
These all are the clinical and classical manifestation of the diabetes mellitus. इसके अलावा यहाँ पे क्या हो रहा है अपना हाइपरग्लाइसेमिया हो रहा है ना, हाइपरग्लाइसेमिया हो रहा है, ब्लड के अंदर रेगुलर शुगर का लेवल बढ़ रहा है लेकिन टिश्यू के पास में शुगर नहीं जा पाए, तो टिश्यू को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। अगर टिश्यू को एनर्जी चाहिए तो टिश्यू को कहीं से कहीं ना कहीं से एनर्जी उसको मिलेगी। तो यहाँ पे एनर्जी लेने के लिए क्या करेगा हमारा लीवर ग्लाइकोजेनेसिस का एक प्रोसेस स्टार्ट करेगा। क्या ग्लाइकोजेनेसिस के अंदर हमारा लीवर नया ग्लूकोज फॉर्म करना शुरू करेगा। ये ग्लूकोज फॉर्म होगा आपकी फैट से एंड प्रोटीन से। फैट एंड प्रोटीन, क्योंकि हम जो शुगर खा रहे हैं वो शुगर तो हमें काम ही नहीं आ रही है। जो हमने कार्बोहाइड्रेट लिया है, जो ग्लूकोज लिया है, जो हमारा ग्लूकागोन हार्मोन है वो तो काम ही नहीं कर रहा है। तो हम लोग क्या है जो ग्लाइकोनियोजेनेसिस का जो प्रोसेस है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रोसेस कहाँ लीवर के अंदर स्टार्ट होगा। ठीक है, अब हमारा लीवर क्या करेगा, ग्लाइकोलियो प्रोसेस के लिए सबसे पहले करेगा लिपोलाइसिस का प्रोसेस स्टार्ट करेगा। लिपोलाइसिस का प्रोसेस स्टार्ट करेगा। लिपोलाइसिस का ब्रेकडाउन ऑफ फैट। यहाँ पे आपकी बॉडी के अंदर जो एक्सेस फैट होती है, जैसे आपके हाथों में, पैरों में या सर में, जहाँ कहीं आपकी एक्सेस फैट वो फैट क्या करने लग जाएगी, टूटने लग जाएगी। बॉडी वहाँ से उस फैट के थ्रू आपकी एनर्जी लेने शुरू कर देती है। फर्स्ट एनर्जी आपकी जो लिपोलाइसिस का प्रोसेस होता है वो होता है आपके बॉडी के थ्रू, जो आपके हेड, एब्डोमेन, ठीक है, आपकी थाइस, इनके थ्रू भी आपका ग्लाइकोनियोलाइसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है, लिपोलाइसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है। सेकेंड थिंग, जब आपकी जो एक्सट्रीमिटीज होती है या फिर बॉडी होती है, उस बॉडी में से अगर फैट पूरा निकल जाता है तो क्या होता है कि लीवर अपनी तरफ से, जो लीवर के अंदर फैट एक्यूमुलेट होता है, ठीक है, वो फैट को लिपोलाइसिस करना शुरू कर देता है। जब वहाँ से भी फैट निकलना शुरू हो जाता है तो पेशेंट का क्या होता है, वेट लॉस। पेशेंट का वेट लॉस तो वैसे यहाँ पे फर्स्ट टाइम ही शुरू हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जब पेशेंट का फैट बर्न होता है वो फैट निकलेगा तो ऑटोमेटिकली क्या उसका वेट लॉस होता रहेगा। अब उसका कंटिन्यू क्या चल रहा है, लिपोलाइसिस का प्रोसेस कंटिन्यू चल रहा है। जब लिपोलाइसिस का प्रोसेस कंटिन्यू चल रहा है तो हमारी बॉडी के अंदर हाइपरग्लाइसेमिया के साथ हाइपर लिपिडेमिया, क्या बताओगे आप, हाइपर लिपिडेमिया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, फैट है हमारे ब्लड के अंदर ही तो जा रही है, ब्लड में जाने के बाद में तो वो फैट काम में आ रही है ना, एटीपी बना रही है, एनर्जी दे रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे ब्लड के अंदर उस फैट का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है। इस टर्म को बोलते हैं अपन हाइपर लिपिडेमिया। जब हाइपर लिपिडेमिया हो जाता है तो बेटा क्या होता है, मैंने आपको एमआई के अंदर बताया था, एमआई के अंदर एक एथेरोस्क्लेरोसिस कहाँ पे, कोरोनरी आर्टरी के अंदर जाकर वो कोरोनरी आर्टरी को कॉन्ट्रैक्ट करता है, जहाँ से ब्लड की सप्लाई नहीं होती। जब ब्लड की सप्लाई नहीं होती है तो इस तरह का इस्चेमिया, मायोकार्डियल इस्चेमिया, एक टर्म यहाँ पे आगे इस्चेमिया आ गया समझ।